बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि हमने MOS के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेस और स्ट्रेन का टॉपिक जो है वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शन के बारे में हम बताएंगे। UTM स्टैंड फॉर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्यों कहते हैं? बेसिकली इसके फंक्शन की वजह, इसकी वर्किंग की वजह से, क्योंकि ये वो मशीन है जिससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी फाइंड होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी फाइंड होती है मटेरियल की। तो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ होते हैं, जिस तरह ब्लॉक हुआ, ईंट हो गई और वुड हो गई, तो इन मटेरियल्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं कि दबाव में ये मटेरियल कितना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं, और इनकी अल्टीमेट लिमिट उन मटेरियल्स की क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिस तरह स्टील यूज़ होता है जो कि टेंशन को बर्दाश्त करता है, तो स्टील वगैरह और इस तरह के मटेरियल जो कि टेंशन को बर्दाश्त करते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और उनकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, तो वो हम फाइंड करते हैं। तो ये जो मशीन इस काम के लिए बनाई गई उसको हम UTM बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उसके बारे में, ये इसके पिलर्स हैं जो कि सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं, और इनके ऊपर इसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो इसकी बेस होती है, बेस फाउंडेशन जो बनाई गई। उसके बाद इसका जो है ये कंप्रेसिव जोन आ जाता है, उसके बाद ये टेंशन या टेंसाइल जोन आता है, टेंसाइल टेस्ट जोन। इस तरह ये कंप्रेसिव टेस्ट जोन, और इसमें जाज लगे होते हैं, इस जोन में जाज लगे होते हैं। अगर आप स्टील का टेस्ट करने जा रहे हो टेंसाइल का, तो बेसिकली इसका ये जो पोर्शन है, ये जो इसका हिस्सा है, पार्ट है, ये मूवेबल होता है। जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ये मूव नहीं करता, तो ऊपर वाला हिस्सा ये मूवेबल है, ये अप डाउन मूव करता है। अगर आपने टेंसाइल टेस्ट करना है तो उस स्टील को या उस मटेरियल को इन जाज के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बाद इसको मूव किया जाता है अपवर्ड। जब अपवर्ड ये मूव करेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेंथ लगेगी और टेंशन उसके ऊपर क्रिएट होगी। टेंशन क्रिएट होने के बाद एक वक्त आएगा कि ये जो आपने स्पेसिमेन इसके अंदर रखा हुआ है उसकी डिफरेंट, मतलब पहले एनलार्जमेंट होगी, नेकिंग आएगी, नेकिंग पॉइंट के बाद फिर एक वक्त आएगा जब ये कोलैप्स कर जाएगा। तो आजकल जो लेटेस्ट UTM आ रही है उसके ऊपर प्रॉपर ये इसका ग्राफ भी ड्रा हो जाता है। जिस तरह के ग्राफ किस किस्म का होता है, जिस तरह ये आपके सामने स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम इसको बोलते हैं हम। तो इस तरह की, मतलब एक जब टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रही होती है किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो डेफिनेटली उसकी एनलार्जमेंट होगी, उसकी लेंथ में इजाफा होगा, चेंज इन लेंथ आएगी। तो स्ट्रेस और चेंज इन डायमेंशन को हम चूँकि स्ट्रेन बोलते हैं, और जो उसके ऊपर फोर्सेज हम निकाल लें उनको स्ट्रेस बोल दिया। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि विद इन इलास्टिक एलिमेंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि हुक्स लॉ है। तो उस हुक लॉ के मुताबिक जब हमने स्टील के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाई, इस UTM के अंदर उसको रखा, तो एक लिमिट तक विद इन इलास्टिक लिमिट ये स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक वक्त आता है जब नेकिंग का पॉइंट आ जाता है, जिसको हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद फर्दर उसमें एनलार्जमेंट होती है, जिसकी रफ्तार या क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद फिर एक वक्त आता है जब वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, इसको हम कोलैप्स पॉइंट बोलते हैं। और इस कोलैप्स पॉइंट का जो है, इस वक्त जो स्ट्रेस लग रही होती है उससे पहले, कोलैप्स पॉइंट से पहले जब मैक्सिमम पीक पे ये स्ट्रेस जाती है, ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है, तो इस वक्त जो स्ट्रेस लग रही होती है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। इस पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। जिसके बाद ये जो हमारा स्पेसिमेन है वो ब्रेक डाउन की तरफ जाता है, मतलब वो कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिसको
हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोल रहे थे। तो अल्टीमेट स्ट्रेस वो स्ट्रेस की मिकदार है जो कि कोई भी हमारा स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है और जिसके फ़ौरन बाद ही अगर उस लिमिट को क्रॉस किया जाएगा तो वो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो उस स्ट्रेस को हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, या स्ट्रेस की उस मिकदार को अल्टीमेट स्ट्रेस बोलेंगे जिसके बाद अगर उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस डाली जाएगी तो वो स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स हो जाएगा। तो उसके बाद है वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस ये वो क्वांटिटी है, वो मिकदार है स्ट्रेस की जिसको हम डिज़ाइन करते हुए उसको डिज़ाइन करते हैं, जिसके मुताबिक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है कि हमने कोशिश करनी है कि उसके ऊपर इतना लोड आए और उससे ज़्यादा लोड जो है अल्टीमेट और वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस से जो कम हम रखते हैं, जिसके ऊपर डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं, वो हम गैप किस लिए रखते हैं, वो उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कि अगर खुदा न खासा उससे लोड बढ़ भी जाए किसी डिज़ास्टर की वजह से, मतलब कोई अर्थक्वेक की शक्ल में आ गया या वैसे लोड ज़्यादा हो गया किसी वजह से, गाड़ियाँ अगर ज़्यादा आ गई या हैवी लोड ट्रॉलर गुजर गया, तो तब भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से वो स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स होने से बच जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ बेसिकली रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस जिसके ऊपर हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, जो कि लोड हमने डिज़ाइन किया होता है, जिस तरह ब्रिजेस के ऊपर भी लिखा होता है कि ये इतना इसका वर्किंग स्ट्रेस है, इतना लोड इसमें से गुजर सकता है एट अ टाइम, तो उसको वर्किंग स्ट्रेस बोलेंगे। और अल्टीमेट स्ट्रेस जिससे अगर हम एक्सेसिव उसके ऊपर लोड डालेंगे तो वो आपका ब्रिज या कोई भी स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स कर जाएगा, उसको अल्टीमेट स्ट्रेस बोला। तो इनके दरमियान जो रेशो है उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल देते हैं, जो कॉमनली 1.5 to 6 रेंज करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए, और कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है 3। इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो 3 है। तो एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें गिवन डाटा जो है 3.1 का गिवन डाटा, जिसमें स्टेटमेंट हमें दी गई है, अ टाई बार इज 7.5 सेंटीमीटर वाइड, 15 सेंटीमीटर डीप and 200 centimeter long. It is subjected to an axial force of 4200 kilonewton. The stretch of the material is found to be 2.67 centimeter. Find the Young's modulus of elasticity. तो इसमें जो given data था, breadth of bar उसकी चौड़ाई जो है 7.5 सेंटीमीटर और डेप्थ ऑफ बार 15 सेंटीमीटर, लेंथ 200 सेंटीमीटर, स्ट्रेच यानी कि चेंज इन लेंथ जो आई वो एक्सियल लोड की वजह से डेल्टा एल वो 2.67 सेंटीमीटर हुआ, और जो लोड हमने लगाया एक्सियल लोड वो था 4200 किलो न्यूटन, और जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो यंग्स मॉडुलस है। तो यंग्स मॉडुलस वी नो दैट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो को हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो यंग्स मॉडुलस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो इससे पहले हमें स्ट्रेस फाइंड करनी होगी। स्ट्रेस के लिए चूँकि फार्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो कि अप्लाइड एक्सियल लोड है, दैट इज गिवन, बट एरिया जो है वो हम फाइंड करेंगे, जो हमें ये वैल्यू दी गई है ब्रेथ और डेप्थ से एरिया फाइंड कर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को पहले एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ बार, एरिया ऑफ बार ए इज इक्वल टू डी इंटू बी, डी इंटू बी 7.5
n/15 इज इक्वल, कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हमारे पास आया 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो फोर्स जो है वो गिवन है 4200 किलो न्यूटन, 4200 किलो न्यूटन, और एरिया है 112.5। तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास, वो वैल्यू स्ट्रेस की आएगी 37.33 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ we will calculate the quantity of strain. Strain is basically, we know the formula of strain is equal to E. Strain is delta L over L. Now the given data is delta L 2.67 over original length जो है वो given है हमारे पास 200. Now आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू निकलेगी वो है 0.01335 सेंटीमीटर। इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर, तो ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। 0.1335। नाउ फाइनली यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली, जब हमारे पास स्ट्रेन और स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, तो यंग्स मॉडुलस हम जानते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू, या यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इनकी वैल्यूज को जब कैलकुलेट करेंगे 37.33 ओवर 0.01335, Young's modulus would be 2796.25 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज जैसा कि हमने इस लेक्चर में, इस क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ यूटीएम के डिफरेंट पार्ट्स और उसके फंक्शन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया जो की एग्जांपल नंबर 3.1 जो है उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।